Hello, good morning to everyone. In the previous lecture, we had discussed the concept of power system, signal line diagram, per unit methods, and basic objective of transmission systems. Today, I have to discuss the concept of single phase transmission systems and the three phase transmission systems. Okay, so first we discuss single phase transmission systems. So first we know about the power factor. What is power factor? For controlling of the voltage of the transmission line, we have to reactive power has to be controlled. तो पावर फैक्टर की डिफिनीशन क्या होंगे? इट इज़ डिग्री टू विच ए गिवन आर एल एंड आर सी लोड मैचिंग विद दैट ऑफ प्योर रेजिस्टिव लोड. सपोज दैट आई हैव टेकन एग्जांपल फॉर रेजिस्टिव लोड्स. ओके, रेजिस्टिव लोड्स, this is your resistors and this is your supply. As we already know, the phase angle between the current and voltage in for the resistor circuit is unity. That it I have taken in instantaneous voltage V equal to Vm sin omega t, current equal to I equal to Im sin omega t. तो करंट की वैल्यू क्या होगी? Im इक्वल टू वी एम बाई आर. सपोज दैट वी नाउ फाइंड आउट इन इंस्टेंटेनियस पावर. क्या होगा? सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई, वोल्ट इन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का और करंट का मल्टीप्लाई. तो ये होगा वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हो गया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? cos 2 omega t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हो गया. तो वी एम बाई टू और आई एम बाई टू क्या है? ये आर एम एस वैल्यू. पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी. ओके, तो वेर वी इक्वल टू वी एम बाई रूट टू एंड दैट इज वी आर एम एस. आई इक्वल टू आई एम बाई रूट टू दैट इज आर एम एस. अगर हम इसका एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे, पी एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई पी इंटू डी ओमेगा टी. कैलकुलेट द वैल्यू. तो पी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा? वी इंटू आई सिंपली. ओके, दैट इज रियल पावर फॉर रेजिस्टिव लोड्स. नाउ वी हैव टेकन अनदर लोड आर एल लोड. ठीक है, दैट मीन्स रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड. So we have put the value and another element that is inductor RL load and given supply. तो V equal to Vm sin omega t and इसमें करंट कितना होगा? अगर RL लोड है तो करंट लैगिंग होगा. तो दैट्स वाई वी यूज Im sin omega t माइनस फाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया है. ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर. तो करंट की वैल्यू क्या होगी? वी एम बाई इम्पिडेंस जेड. वी एम अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. तो इन इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू क्या होगा? पी इक्वल टू वी आई. पुट द वैल्यू ऑफ वी एंड आई इन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ से 2 साइन ओमेगा टी इंटू 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए. तो यहाँ पे होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ओके, तो वी एम आई एम बाई टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो पुट द वैल्यू. तो यहाँ से वी आई इन द ब्रैकेट cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी cos 5 माइनस साइन 2 ओमेगा 2. सॉल्व दीज इंडिविजुअली. वी आई cos 5 कॉमन ले लीजिए. तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस वी आई साइन 5 साइन 2 ओमेगा टी. तो वी आई कॉस फाई अभी हमने रजिस्टिव पार्ट में एक्सप्लेन किया था. ये क्या था? रियल पावर, दैट इज पी. तो इन इंस्टेंटेनियस पावर इन टर्म्स ऑफ द आर एल लोड क्या होगा? पी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस क्यू साइन 2 ओमेगा टी. दैट इज पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाई. दिस इज रियल पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर. अगर हम एवरेज पावर निकालना चाहें तो एवरेज पावर क्या होगा? ये सिंपली ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा. सिंपली क्या आएगा? वी आई कॉस पाई. तो इसमें आपका फॉर आर एल लोड एवरेज पावर क्या आया आपका? वी आई कॉस फाई. इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड सिंपली वी इंटू आई. ओके, नाउ वी टर्म डिसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर. सपोज वी हैव टेकन आर लोड हियर आर एल लोड. तो in this for resistive load, this is your voltage waveform and red is your
current waveform and it is also in same phase, that is from t equal to 0 voltage and current start at the same time. ओके तो इन इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव है तो ओवरऑल पावर पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव ओवरऑल पावर पॉजिटिव। अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो इस पावर का, तो पावर का वैल्यू क्या था V इंटू आई। ओके नाउ फॉर आरएल लोड के लिए हम देखते हैं, आरएल लोड में हमने क्या देखा था, अब अगर इफ़ दिस इज योर ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट वोल्टेज एंड रेड लाइन रिप्रेजेंट करंट। ओके ये ब्लैक डॉटेड लाइन, ओके ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है दिस इज योर करंट रिप्रेजेंट। तो हियर एट दिस पॉइंट आई हैव टेकन द पॉइंट ए बी एंड सी। तो फ्रॉम फॉर आरएल लोड V इज पॉजिटिव, करंट इज हियर, अगर हम इसको पीछे एक्सपेंड करें दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। हियर वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज 0, तो ओवरऑल पावर इक्वल टू पॉजिटिव इंटू 0, दैट मीन्स पावर इज 0। एंड हियर पावर इज वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, तो पावर इज पॉजिटिव। ओके एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने देखा कि ए टू बी पार्ट में आपका पावर नेगेटिव हो रहा है और फिर बी से सी में आपका पावर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू इस पावर ग्राफ का, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो ये पी एवरेज ही आता है वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो इन केस ऑफ रजिस्टर हमने एवरेज पावर निकाला वी आई, और cos फाई की वैल्यू हम क्या जानते हैं, cos फाई जो पावर फैक्टर होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर हम एज कम्पेयर टू रजिस्टर लोड में देखें तो वी आई cos फाई अगर फॉर आर एल लोड 0 से 1 के बीच में होता है तो एवरेज पावर इससे कुछ वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी पी एवरेज का ग्राफ ही आएगा, क्योंकि इसमें सम पार्ट इज पॉजिटिव सम पार्ट इज नेगेटिव, दैट्स वाई ओवरऑल एवरेज पावर इज डिक्रीज। the degree by which it reduces the average power, that is called power factor। तो अगर हम पावर फैक्टर की डिफिनेशन देखें तो वी आई कॉस फाई डिवाइड बाई वी आई, यानी ड्यू टू आर एल लोड ड्यू टू रजिस्टिव लोड, दैट गिव्स द पावर फैक्टर। ओके हियर वन फिनोमेना इज आल्सो shown in this figure। from this I have for RL load the waveform is shown here। okay that means voltage from start, current from lagging, from a phase angle shift it is started। तो I have draw the power, ठीक है। तो this is your actual current। ओके तो यहाँ पे हमने ये देखा पावर दिस इज योर नेगेटिव एंड हियर इज पावर इज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पावर इज पॉजिटिव। इट मीन्स नेगेटिव पावर मीन्स इट सप्लाई टू द सिस्टम, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें फॉर रजिस्टिव लोड्स, ठीक है, फॉर रजिस्टिव लोड्स में देयर इज नो रिएक्टिव पावर, दैट मीन्स पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द लोड ओनली, ओके दैट इज रियल पावर। बट इन द फॉर आर एल लोड दैट इज इंडक्टिव लोड, ठीक है, आर एल लोड, तो फर्स्ट ग्राफ इज ऑब्जर्व फॉर द डिसिपेशन इन द रेजिस्टेंस, दैट इज system to the load, that is a real power। okay and here two terms are come, that is negative power and a positive power। okay positive power means from the supply to the load and negative power means load to supply। इसमें negative power का means ये है कि इंडक्टिव पावर सेंड करेगा सिस्टम को A to B, और पॉजिटिव पावर मीन्स B to C में आपका सप्लाई टू इंडक्टिव, मतलब रिएक्टिव पावर क्या होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर की आप प्रॉपर्टी जानते होंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब एंड सप्लाई करते हैं। तो इन दिस केस अगर आपका आर एल लोड है तो फॉर द A to B साइकिल, ठीक है, आपका पावर नेगेटिव है, दैट मीन्स इंडक्टर्स सेंड द रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम्स, and for BC period that means power is positive, that means
द सप्लाई द रिएक्टिव पावर सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम यानी AC सोर्स टू इंडक्टर. ओके, नाउ कम टू द कैपेसिटिव लोड. वी हैव टेकन द एग्जांपल फॉर RC लोड. तो यहाँ पे वी हैव नॉट डन वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, करंट वेवफॉर्म. आई हैव पुट द वेवफॉर्म डायरेक्टली. तो यहाँ पे A से B के लिए यहाँ पे पावर पॉजिटिव एंड B से C के लिए पावर आपका नेगेटिव. और आपका इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन क्या होगा, P1 माइनस कास 2 ओमेगा टी प्लस Q साइन 2 ओमेगा टी. फॉर आपका इंडक्टिव लोड क्या था यहाँ पे नेगेटिव, फॉर आपका कैपेसिटिव लोड यहाँ पे आपका पॉजिटिव. और अगर इंडक्टिव लोड की बात करें तो यहाँ पे पहले क्या आया था नेगेटिव पावर और यहाँ पे पॉजिटिव आया था, लेकिन कैपेसिटिव के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. दैट मीन्स A टू B आपका पावर पॉजिटिव है. दैट मीन्स reactive power from supply to the capacitor, and that means from period B to C, that means power is negative. That means reactive power from the capacitor to the AC supply. Okay, this phenomena is occurs in also transmission line. That's why I am explaining the concept of active and reactive power for resistive load, resistive inductive load and resistive capacitive load. Okay, now I have taken next example. This is your reactive power supplied Q2 and this is your RL load. Okay, and I have taken a capacitor, shunt capacitor compensation. That means whatever the reactive power consumed by the load is delivered by the this compensator, that is capacitors. तो QC की वैल्यू क्या होगी, कंपनसेशन वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2. इफ Q1 greater than Q2, in last lecture we have discussed this concept. तो we are receiving a voltage less than Vs. By supplying QC we have to maintain VAR equal to Vs value. Now we have taken example RN and RC load, and this type supply is given to the this load. So whatever the power is transferred, if I am observing the graph of for RL load, that means this graph black line RL load, that means minus then plus फिर minus then plus. And for RC load this red line represent RC plus फिर minus फिर RC plus फिर minus. That means real power is transferred from the source to load. That means here resistance, whatever the active power required it is given to from the supply. Okay, and next come to the reactive part. Okay, that means here we observe from A to B. Okay, A to B में for inductor negative power and capacitor positive power. ओके, तो इस A से B के लिए क्या होगा, तो रिएक्टिव पावर इज सप्लाई टू द कैपेसिटर. एंड फॉर B to C के लिए क्या होगा आपका, रिएक्टिव पावर इज सप्लाइड फ्रॉम द कैपेसिटर टू द इंडक्टर. ठीक है, दैट मीन्स नो रिएक्टिव पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स साइड. द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट आर डिलीवर्ड बाय these individuals only. Okay, this is the main important part of the reactive power. That's why it is act as a unity power factor, because no reactive power is transferred from the supply system to the load. That's why from the supply side this is act as a unity power factor. Okay, तो अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहें तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. दैट मीन्स करंट इज एब्जॉर्बिंग लीडिंग वार्स. एंड इंडक्टर्स में क्या होता है, करंट लैग सो एब्जॉर्ब लैगिंग वार. अगर यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर और यहाँ पे डिलीवर पावर है एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर्स की बात करें तो करंट कैपेसिटर क्या करता है, करंट लीड करता है तो दैट मीन्स एब्जॉर्ब लीडिंग वार्स. इंडक्टर के लिए यही सेम होगा. अगर फॉर कैपेसिटर्स के लिए हम देखें
डिलीवर यानी सप्लाई पावर के लिए, अगर ये कैपेसिटर सप्लाई लैगिंग वास तो इंडक्टर क्या होगा, एब्जॉर्ब लैगिंग वास, ठीक है, बोथ आर वाइस वर्सा। अगर पावर पॉजिटिव दैट मीन्स सोर्स टू लोड, और पावर नेगेटिव है लोड टू सोर्स। ओके, नाउ वी हैव taken an example based on these topics, that means power factor and active power concept and reactive power concept. A single phase induction motor having an impedance of 3 plus j4 ohm is supplied from 100 volt source and a capacitor of minus j.25 ohm is connected in parallel to the load. Find active and reactive power and power factor and current and each point of the network विदाउट कैपेसिटर एंड विथ कैपेसिटर या कंपनसेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्शन मोटर लिया है, 100 वोल्ट से सप्लाई हम दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में कितना रेटिंग ऑफ द सोर्स या कितना पावर सप्लाइड होगा फ्रॉम सोर्स टू लोड विदाउट कैपेसिटर एंड विथ कैपेसिटर, ठीक है। नाउ वी ऑब्जर्व फ्रॉम बाय कैलकुलेशन। तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द विदाउट कैपेसिटर्स, यहाँ पे हमने 100 वोल्ट सप्लाई लिया और 3 plus j4 ये आपका इम्पीडेंस मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडक्शन मोटर में कितना करंट कितना फ्लो होगा, I1 इक्वल टू, मैंने इसको लोड में I1 और फ्रॉम द सोर्स हमने करंट I3 माना है। तो I1 इक्वल टू I3 क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस 100 अपॉन 3 plus j4, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 एंगल माइनस 53.13। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पावर फैक्टर एंगल। तो cos फाई इससे रिप्रेजेंट आएगा 0.6 लैग, यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है लैग, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में 53.13 का एंगल है और करंट इज लैगिंग। तो अपरेंट पावर क्या होगा, यानी टोटल पावर वी आई कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हम अभी 3 फेज ट्रांसमिशन सिस्टम में देखेंगे। तो अगर आपको टोटल पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो करंट आपका ये है, इसका कॉन्जुगेट आप कर देंगे तो इस एंगल का पॉजिटिव हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 2000 एंगल 53.13। अगर इसको रियल पार्ट और रिएक्टिव पार्ट अगर कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इंटू कॉस फाई, ये आपका रियल पावर देगा, दैट मीन्स P1। दिस वैल्यू इंटू साइन फाई, ये आपका रिएक्टिव पावर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे P1 कितना आया 1200 यानी 1.2 किलोवाट, और रिएक्टिव पावर कितना आया 1.6 kVAR, दैट मीन्स रिएक्टिव पावर कितना है 1.6। ओवरऑल इसका आप क्या नेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 kV आएगा। दैट मीन्स इस सप्लाई सिस्टम का रेटिंग कितना है 2 kVA, लोड का भी kVA कितना है 2 kVA, इसमें जिसमें से रियल पार्ट आपका कितना है 1.2 किलोवाट और रिएक्टिव पावर कितना है 1.6 kVAR। दैट मीन्स इंडक्टर मोटर है, दैट मीन्स इसका जो रियल पावर है तो वो आपको इस 2 kVA में से 1.2 किलोवाट रजिस्टर पार्ट को अप्लाइड होगा, और जो रिएक्टिव पावर है इसी में से 1.6 kVA किसको जाएगा, इंडक्टर पार्ट को जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द कैपेसिटर। अगर हम इसको कैपेसिटर के साथ यूज करते हैं, नाउ कम टू द कैपेसिटर टॉपिक। ये आपका सप्लाई, ये आपका इंडक्शन मोटर, और हमने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे I1 करंट लिया, इस वाले पार्ट में I2 और ओवरऑल करंट इक्वल टू I3। ओके, नाउ 3 plus j4 लोड में कितना करंट हुआ, I1 इक्वल टू 100 अपॉन 3 plus j4, दैट मीन्स 20 एंगल माइनस 53.13। देन cos फाई कितना आएगा 0.6 लैग, ऑलरेडी एज सेम एज द अपर केस। तो S1 क्या होगा V1 I1 कॉन्जुगेट, दैट मीन्स टोटल लोड में कितना रियल पार्ट कितना है 1200 यानी 1.2 किलोवाट, रिएक्टिव पावर कितना है 1.6 किलोवाट। मतलब ये जो आपका इंडक्शन मोटर है इसमें रियल पार्ट कितना है, मोटर को ऑपरेट करने के लिए कितना एक्टिव पावर चाहिए 1.2 किलोवाट, और इसको जो मैग्नेटिक डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन दैट मीन्स रिएक्टिव पावर, उसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है 1.6 किलोवाट। नाउ कम टू द दिस पार्ट यानी कैपेसिटर,
ठीक है। तो इस केस में I2 में कितना करंट फ्लो होगा, 100 डिवाइड बाई -6.25, दैट मीन्स 16 एंगल 90 डिग्री। अगर हम इसकी रेटिंग निकालना चाहें V इंटू आई इंटू कॉन्जुगेट 100 इंटू 16 एंगल -90, तो S2 कितना आएगा -j 1600, दैट मीन्स P2 प्लस J Q2 की बात करेंगे, यानी यहाँ पे आपका रियल पावर 0 है, Q2 की वैल्यू कितना है -1600 VAR, यानी यहाँ पे निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इट सप्लाइंग लैगिंग वार्स, ओके, सप्लाइंग लैगिंग वार्स, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि कैपेसिटर क्या करता है, सप्लाइंग लैगिंग वार्स एंड कंज्यूमिंग लीडिंग वार्स, ठीक है। और सोर्स के साइड में देखें I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों करंट को सम कर दीजिए, तो I3 इक्वल टू क्या आया 12 एंगल 0, तो S3 कितना आया, ये आपका 1200 आया 1.2 किलोवाट, दैट मीन्स टोटल P3 और Q3 आपका 0 आ गया, दैट मीन्स सोर्स कितना पावर केवल डिलीवर कर रहा है 1.2 किलोवाट, यानी इस केस में क्या होगा, ये सप्लाई, ये इंडक्शन मोटर, ये कैपेसिटर्स, यानी इसमें जो लोड के लिए जो रियल पार्ट है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द सप्लाई साइड, यानी 1.2 किलोवाट कौन सप्लाई करेगा, जनरेटर सप्लाई करेगा। और इस मोटर के लिए जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है वो कितना रिक्वायरमेंट है, 1.6 किलोवाट, सॉरी 1.6 kVAR, तो 1.6 kVAR वो कहाँ से होगा, वो सोर्स ना देके एज द प्रीवियस वन, ऊपर वाले केस में विदाउट कैपेसिटर 1.6 किलोवाट वो कौन सप्लाई कर रहा था, जनरेटर ही सप्लाई कर रहा था, लेकिन इस केस में विद कैपेसिटर कंपनसेशन में क्या होगा, 1.6 kVAR जो है वो कौन सप्लाई करेगा, कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर सप्लाई लैगिंग वास, और इंडक्टर क्या कर रहा है, आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कैसा कर रहा है, ये आपका एब्जॉर्ब लैगिंग वास, यानी कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है, इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है। इस केस में वोल्टेज साइड में पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये केवल रियल पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यानी Q3 0 होगा तो cos phi 3 n 1, ठीक है, दैट मीन्स RL एन, और ये C एंड ये आपका सप्लाई साइड है, तो यानी यहाँ पे आपका पावर फैक्टर सप्लाई साइड में यूनिटी हो गया। लोड आपका किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर रहा था, 0.6, और कैपेसिटर आपका 0 पावर फैक्टर पे, ओवरऑल क्या होगा, ये भी यूनिटी पावर फैक्टर और ये भी यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन, ओके। नाउ कम टू द टॉपिक एडवांटेज ऑफ हायर पावर फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हम पावर सिस्टम में जब भी हम ट्रांसमिशन यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, यानी जनरेटर से लोड की तरफ, तो हम हमेशा हायर पावर फैक्टर पे यूज करते हैं। हायर पावर फैक्टर का एडवांटेज क्या क्या है, करंट थ्रू ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस होगा, ठीक है, लाइन लॉसेस रिड्यूस होगा, इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगी, वोल्टेज रेगुलेशन इम्प्रूव होगा, जनरेटर MVA कैपेसिटी इज रिड्यूस होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द जनरेटर इज रिड्यूस होगा, कास्ट ऑफ द पावर रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम पावर फैक्टर हमारा लो है तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, करंट इंक्रीज होने से लाइन के लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, लॉसेस इंक्रीज होने से आपका इफ़िशियंसी डिक्रीज हो जाएगा, इफ़िशियंसी डिक्रीज होने से या करंट इंक्रीज होने से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से वोल्टेज रेगुलेशन बैड हो जाएगा, ठीक है, एंड एज दिस पॉइंट्स आर अकर्स। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ लोड। आपके लोड सिस्टम्स में कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपने ऑलरेडी मशीन्स में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ लोड, फर्स्ट वन इज स्टार लोड। तो स्टार लोड में क्या होगा, दिस इज योर कनेक्टेड एज स्टार लोड, तो RYB फेज है, दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट, कॉमन पॉइंट दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, इस वन फेज से न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा V फेज, और फेज लाइन टू लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा, दैट मीन्स लाइन से न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज, और लाइन टू लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। तो यहाँ से V फेज इक्वल टू क्या होता है, VL/√3, और करंट क्या होगा, IL इक्वल टू I फेज, सेम है V फेज/Z। अगर 3 फेज की बात करें तो सिंगल पावर ऑफ 3 फेज 3 इंटू सिंगल फेज, तो V फेज I फेज इंटू cos phi,
तो फॉर थ्री फेज क्या होगा, √3 VL IL cos फाई। इसी प्रकार सिमिलरली रिएक्टिव पावर फॉर थ्री फेज क्या होगा, √3 VL IL sin फाई। और टोटल अपरेंट पावर कितना होगा, √3 VL इंटू IL। और ये एक रिलेशन होता है Q3 फॉर थ्री फेज इक्वल टू tan फाई इंटू रियल पावर फॉर थ्री फेज। इफ VL एंड Z आर गिवन, ठीक है, तो P3 फेज क्या होगा, √3 VL IL cos फाई, ठीक है। तो IL की वैल्यू क्या होगा, V फेज डिवाइड बाई Z। V फेज को VL में यानी लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो पावर ऑफ थ्री फेज कितना होगा, VL स्क्वायर बाई Z cos फाई। Q3 फेज क्या होगा, अभी हमने ऊपर देखा tan फाई इंटू पावर रियल पावर थ्री फेज। नाउ कम टू द डेल्टा कनेक्टेड लोड। डेल्टा कनेक्टेड लोड में क्या होगा, इट इज़ फॉर्म एन ए डेल्टा, लाइन टू लाइन वोल्टेज आपका लाइन, और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज वही आपका फेज वोल्टेज होगा। इस दैट्स वाई इट V फेज इक्वल टू VL। यहाँ पे ये आपका लाइन करंट है, ये आपका फेज करंट है। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट डिवाइड बाई √3, IL इक्वल टू V फेज डिवाइड बाई Z इंटू √3। ओके, तो फॉर पावर थ्री रियल पावर थ्री फेज √3 VL IL cos फाई, for reactive power 3 √3 VL IL sin phi. If VL and Z are given, similarly in the star load, P3 phase equal to √3 VL IL cos phi, VL into I put the value of IL √3 I phase, I put the value of I phase VL by Z because VL equal to V phase। तो यहाँ से P3 फेज फॉर डेल्टा कनेक्टर क्या आएगा, 3 VL स्क्वायर बाई Z cos फाई। इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन सिंपली VL स्क्वायर बाई Z cos फाई था, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं फॉर स्टार लोड यहाँ पे P3 फेज क्या आता था, VL स्क्वायर बाई Z cos फाई। बट फॉर डेल्टा लोड क्या है, 3 VL स्क्वायर बाई Z cos फाई। इसी प्रकार रियल रिएक्टिव पावर कितना है, 3 ऑफ स्टार लोड। ओके, नाउ यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कब किसको लेना है उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। सपोज दैट दिस इज योर जनरेटर, दिस इज योर लोड एंड दिस इज योर बस एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। वी हैव टेकन थ्री फेज सिस्टम VR VY VB RYB, दैट मीन्स इंडक्टेंस इज RYB फेज, ठीक है। तो RL GC दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट एंड ABCD पैरामीटर्स। आपके 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर्स, A डैश B डैश C डैश पैरामीटर, D डैश पैरामीटर, H पैरामीटर एंड G पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन जब आप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर जनरल ट्रांसमिशन लाइन, एक टैग है जो ABCD ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, ठीक है। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में, कि ट्रांसमिशन लाइन कैसे ABCD पैरामीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन ABCD पैरामीटर के लिए इक्वेशन क्या होती है, VS इक्वल टू AVR प्लस BIIR और IS इक्वल टू CVR प्लस DIR। तो यहाँ पे VS फेज किसको कब क्या फेज लेना है, तो ऑल क्वांटिटी कम इनटू द फेज वैल्यू। इसको फेज में लीजिए, इस वाले फेज को लीजिए, इसको फेज लीजिए, ये भी फेज में होगा। तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो √3 V फेज हो जाएगा। तो इसी प्रकार सिमिलर IS इक्वल टू यानी सेंडिंग इन करंट इक्वल टू CVR प्लस DIR, सारे वैल्यू आप फेज में लीजिए। और अगर आपका स्टार लोड है तो लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, अगर डेल्टा करंट है तो I फेज इक्वल टू IL बाई √3, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स। नाउ कम टू द रियल पावर फॉर सिंगल फेज, VS VR बाई XL साइन डेल्टा। ओके, तो यहाँ पे ऑल क्वांटिटीज आर इन टर्म्स ऑफ द फेज। अगर हम थ्री फेज की बात करें, मल्टीप्लाई विद द 3, ओके, 3 VS फेज इंटू VR फेज बाई XL साइन डेल्टा। अगर 3 फेज है तो इसको लाइन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो V फेज क्या होगा, VL बाई √3, VR फेज क्या होगा, VL बाई √3 मल्टीप्लाई होकर 3 से कट जाएंगे, ठीक है। तो PR3 फेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज इंटू लाइन इन सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई XL फेज साइन डेल्टा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि
फॉर 3 फेज अगर हम रियल पावर कैलकुलेट करते हैं तो सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज ये आपका लाइन वोल्टेज होगा और एक्सएल आपका फेज में होगा, ठीक है। इसी प्रकार रिएक्टिव पावर 3 फेज के लिए क्या होगा, VSL VRL डिवाइड बाई एक्सएल फेज इंटू कॉस डेल माइनस VRL स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सएल फेज, ओके। अगर VS1 और VR1 1 पर यूनिट है, XL1 XL2 आपका 1 पर यूनिट है, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा 0.5, ठीक है। तो 3 फेज है तो RYB XL1 के लिए आप RYB कैलकुलेट अलग से इंडिविजुअल लाइन RYB रिप्रेजेंट करेंगे, XL2 के लिए RYB रिप्रेजेंट अलग से करेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। दिस इज योर जनरेटर, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज योर लोड, ओके। तो लोड आपका 2-3 टाइप का हो सकता है, लैगिंग लोड, लीडिंग लोड और यूनिटी पावर फैक्टर हो सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग वोल्टेज डिवाइड बाई, यानी दैट मीन्स नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है। बाकी इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन वोल्टेज रेगुलेशन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।